नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। 10वीं कक्षा का एक नया पाठ हम देखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे पीछे यहाँ पर जो बड़ा सुंदर दृश्य आप देख रहे हो, यह सुंदर दृश्य है गोवा के एक बीच का। अब यह समंदर का किनारा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, और उसमें भी अगर गोवा के बारे में कहा जाए तो गोवा में बहुत ही सुंदर रमणीय ऐसे आकर्षक बीच उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर हमारी 10वीं कक्षा के पाठ में, 10वीं कक्षा की किताब में पाठ 5वां जो है वह है गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक विनय शर्मा जी, इन्होंने यह पाठ लिखा है और इस पाठ में गोवा के बारे में सांस्कृतिक जानकारी, सामाजिक जानकारी तो देने का प्रयत्न उन्होंने किया ही है। इसके साथ गोवा का जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य है, मनोरम दृश्य है, इसका भी वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। अभी विनय शर्मा जी, इनके बारे में हम संक्षेप में परिचय प्राप्त यहाँ पर कर लेते हैं। जैसे कि विनय शर्मा जी का जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ। वैसे विनय शर्मा जी का जो अधिकांश लेखन है उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। इनके जीवन में इन्होंने जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, इन्हीं अनुभवों पर आधारित इनका लेखन होने के कारण एक सच्चा लेखन हम कह सकते हैं। और इनकी जो अलग अलग प्रकार की रचनाएं हैं वह विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत यह उनकी एक पसंदीदा विधा है। जहाँ पर भी अपने जीवन में उन्होंने यात्रा की है, इस यात्रा से संबंधित जुड़ी हुई कई रोचक बातें उन्होंने अपने लेखन में की हैं। इसके साथ ही इन्होंने व्यंग्य और ललित निबंध भी लिखे हैं। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न लेखक विनय शर्मा जी ने यह पाठ लिखा है। अब देखिए, इनकी रचनाओं के बारे में अगर हम देखें तो पता चलता है आनंद का उद्गम अमरकंटक ये ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा यह व्यंग्य है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये यात्रा वृत्तांत हैं। और इस तरह से यात्रा से जुड़ी हुई कई रोचक बातें उन्होंने अपने इस पाठ में प्रकट की हैं। अब देखते हैं इस पाठ से संबंधित जो बातें यहाँ पर दी गई है हमारी किताब में, उसको पहले देखते हैं। यह एक यात्रा वर्णन है और इस यात्रा वर्णन में लेखक विनय शर्मा जब गोवा गए थे तो गोवा की प्राकृतिक सुंदरनुमा दृश्य देखकर वो उसके प्रति आकर्षित हो गए। और आकर्षित होने के बाद सिर्फ वहाँ के किनारे, या जिसे हम बीच कहते हैं, या फिर वहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी है, उसमें गोवा में जो विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इन त्योहारों का बड़ा ही मनमोहक ऐसा वर्णन उन्होंने इस यात्रा वर्णन में किया है। वैसे देखा जाए तो गोवा, इसका नाम सुनते ही खासकर बच्चों के दिमाग में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। जैसे कि सबसे पहला विचार आता है कि गोवा यानी ऐसा प्रदेश या ऐसी भूमि कि जहाँ पर समुद्र की बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पर्यटक हमेशा घूमने के लिए आते हैं और पर्यटक अपनी मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर आते हैं। वैसे देखा जाए तो गोवा के बारे में ऐसा भी कहा जाता है बच्चों कि गोवा में शराब काफ़ी सस्ती मिलती है। इसके अलावा गोवा में जो विदेशी पर्यटक आते हैं, ये विदेशी पर्यटक खासकर समुद्र बीच के किनारे कपड़े निकाल कर सो जाते हैं। लेकिन ये जो बातें हैं, ये बातें उनके देश में नहीं मिलती। जैसे कि सूर्य की जो रोशनी होती है, इस रोशनी से हमें ड जीवन सत्व की प्राप्ति होती है।
लेकिन ये ड जीवन सत्व उनके यहाँ पर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य की रोशनी बहुत ही कम रहती है और ऐसे लोगों को एक प्रकार की त्वचा की बीमारी हो जाती है। और वहाँ के लोग अगर ऐसी सूर्य की रोशनी दिखाई दी या साफ स्वच्छ सूर्य की चकाचौंध रोशनी आ गई तो वो क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा शरीर का हिस्सा इस सूर्य की रोशनी में पकड़ने का काम करते हैं ताकि इनके शरीर को ड जीवन सत्व मिले। और इसीलिए ये सैलानी यहाँ पर गोवा में आते हैं और यहाँ पर काफ़ी मौज मस्ती करते हैं। तो गोवा के बारे में हमारे मन में जो अनेक प्रकार की आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को या फिर गोवा की तरफ देखने का दृष्टिकोण हमारा कैसा होना चाहिए, इसका एक जीता जागता उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसे हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं इस पाठ को। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना हो। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। अब देखिए, गोवा यह नाम सुनते ही हमारा मन तरंगायित हो उठता है, मन में अनेक प्रकार की खुशियाँ पैदा हो जाती हैं। यह खुशियाँ प्राप्त होने का कारण भी क्या है, क्योंकि गोवा यह नाम ही 2 वर्णों का यह शब्द है, लेकिन इसमें ढेर सारी बातें दिखाई देती हैं। एक तो यहाँ की प्रकृति जो कि बड़ी सुंदर है, यहाँ की आबो हवा इसका मतलब हवा पानी, यहाँ का हवा पानी बिल्कुल अलग है। और सबसे ज़रूरी बात है यहाँ की जीवन शैली का आकर्षण। यहाँ पर रहने वाले लोग, इनकी जीवन शैली, इसे देखने के लिए लोग खुद ब खुद यहाँ पर चले आते हैं इस गोवा के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए, गोवा में मौज मस्ती करने के लिए। हाँ, गोवा यह राज्य भारत देश के एक कोने में स्थित है, लेकिन फिर भी यह छोटा सा राज्य अपने कई विशेषताओं के कारण पर्यटक के दिल की धड़कन बन गया है। और इसी कारण लेखक ने जब ये गोवा के बारे में सारी जानकारी पढ़ी तो लेखक के दिमाग में भी आ गया कि क्यों न गोवा में जाकर उसकी प्रकृति का आनंद उठाया जाए। और इस तरह से लेखक तैयार होकर अपने परिवार के साथ इंदौर से निकल पड़े गोवा यहाँ पर आने के लिए। और उनके साथ उनके मेहमान खंडवा से उनके साड़ू साहब, वो भी अपने परिवार के साथ उनके साथ जुड़ गए। और इस तरह से लेखक और उनके साड़ू साहब अपने अपने परिवार के साथ गोवा में आ पहुँचे। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें जा बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। अब देखिए, लेखक गोवा एक्सप्रेस से निकल पड़े। इस रेल की यात्रा उन्होंने शुरू की। 23 नवंबर को जब मडगांव में यह आकर रेल रुकी तो सुबह हुई थी और सुबह का उजास शब्द का नीचे अर्थ दिया है उजाला। तो सुबह का उजाला हो गया था। लेखक अपना पूरा सामान लेकर पूरे परिवार के साथ नीचे उतर आए। वहाँ पर एक टैक्सी वाले ने हॉर्न बजाया और इस हॉर्न को बजते ही लेखक उस टैक्सी में जाकर बैठ गए और टैक्सी गोवा की पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी।
और दौड़ते समय ये जो शीतल हवा के, ठंडी हवा के झोंके थे, इन झोंकों के कारण लेखक का मन तरोताज़ा हो गया, क्योंकि रात भर यात्रा करते हुए आए थे, काफ़ी थके हुए थे। लेकिन जैसे ही टैक्सी में बैठ गए और यह टैक्सी शुरू हुई, खिड़की से जो ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे, इससे मन तरोताज़ा हुआ। जो सारी थकान थी वह थकान भी मिट गई। और वैसे ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लेखक अपना पूरा काम जो है वह वहाँ पर अपने इंदौर शहर में छोड़कर आए थे और मन से बिल्कुल टेंशन रहित, तनाव विरहित होकर वो यहाँ पर आए थे। और इसीलिए हमारे जीवन में वैसे तो रोज़ के व्यावहारिक दैनंदिन में हमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, और अगर इन समस्याओं से हमें निजात पानी है, निजात पाना यानी मुक्ति पाना, छुटकारा मिलना है, छुटकारा पाना है, तो ऐसे स्थान पर हमें घूमने के लिए या बाहर पर्यटन करना चाहिए, और जिसके कारण हमारी ये सारी समस्याएं थोड़े दिनों के लिए अलग हो जाती हैं और मन तरोताज़ा हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर आने के बाद लेखक को बहुत ही तरोताज़ा महसूस हुआ, और जो शरीर था, यह शरीर उसको आराम मिला कुछ देर के लिए। और इस तरह से यहाँ की आबो हवा, यहाँ का सांस्कृतिक जीवन देखने के लिए, अनुभव करने के लिए लेखक गोवा में आ पहुँचे। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। अब देखिए, लेखक उन्हें पहले यहाँ पर आने से पहले, गोवा में आने से पहले अपने लिए एक रिसॉर्ट बुक करके रखा था, एक होटल बुक करके रखा था कि जिसमें वह आराम से रह सके। दोबारा यहाँ पर आने के बाद रिसॉर्ट ढूंढना ठीक नहीं लगता। अगर कमरा मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो बहुत परेशानी आती है। इसलिए लेखक ने अपने गांव से, अपने इंदौर से निकलते समय ही ऑनलाइन अपने लिए रिसॉर्ट बुक करके रखा हुआ था। टैक्सी में बैठकर टैक्सी वाले को पता बता दिया और उसने उस रिसॉर्ट में आकर छोड़ दिया। यहाँ पर आने के बाद जो औपचारिकता पूरी करनी थी, जैसे कि ऐसे स्थान पर जाते हैं, होटल में किसी रुकना चाहते हैं, तो अपने बारे में जो भी सबूत है, आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी है, वो वहाँ पर दिखाना पड़ता है। जो ज़रूरी बातें हैं, औपचारिक बातें हैं, वह पूर्ण करनी पड़ती हैं, और तब उनको ये कमरा मिल जाता है। और इस कमरे में जाकर थोड़ी देर के लिए वो आराम करने लगते हैं। और तभी बाहर घूमना है तो इसके बारे में वो पहले ही बता देते हैं कि गोवा यह राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, एक दक्षिण गोवा जिला तथा दूसरा है उत्तर गोवा जिला। इस तरह से 2 भागों में गोवा यह राज्य बटा हुआ है। यह यात्रा शुरू करने से पहले लेखक एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता न रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। अब देखिए, यहाँ पर आने के बाद एक अलग प्रकार का अनुभव लेखक को होता है। वह अनुभव वह यहाँ पर बता देते हैं। जो 2 भागों में बटा हुआ यह जो गोवा है, इसकी राजधानी पणजी, यह पणजी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। यानी मांडवी नदी के किनारे पर पणजी यह शहर बसा हुआ है और यह गोवा की राजधानी है, मुख्य स्थान है। यह जो नदी है, मांडवी नदी, बहुत काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर इसमें पानी रहता है। वर्ष भर, चाहे गर्मी के दिन हो, सर्दी के दिन हो, बरसात के दिन हो, यहाँ पर वर्ष भर पानी रहता है। यहाँ के हवा के बारे में, वातावरण के बारे में लेखक कहते हैं
कि यहाँ का वातावरण मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई में जाने के बाद जितना पसीना आता है उतना पसीना गोवा में नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि गोवा में जो स्थान है, अनेक स्थान है, वहाँ पर हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे काफ़ी हैं, और इसी पेड़ पौधे के कारण यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि मुंबई जितनी गर्म है यहाँ उतनी गर्मी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। हाँ, वैसे धूप जो होती है वह बड़ी तीखी होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी ठंडी हवा के झोंके यहाँ पर हम अनुभव कर सकते हैं। आगे देखते हैं। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। अब देखिए, गोवा के बारे में और विशेष जानकारी यहाँ पर लेखक ने दी है। लेखक कहते हैं कि गोवा में खूबसूरत, बड़े सुंदर और सफ़ेद रेती से भरे हुए तट या बीच या किनारे दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ के होटल यहाँ के बड़े महंगे हैं। महंगे होटल तथा इनके रहने की खास प्रकार की जीवन शैली है, और इन बातों के लिए गोवा शहर बहुत ही देखने लायक है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई देती है। विरासत, उत्तराधिकार में मिलना, तो यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत भी दिखाई देती है। अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विशेषताएं यहाँ पर दिखाई देती है। खासकर जब हम गोवा में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर देखिए, उनका बोलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, घर में जो खाना पकाया जाता है वह खाना, इसमें अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। और ख़ासकर क्रिसमस के दिनों में यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में यहाँ पर देखिए जो अनेक प्रकार के चर्च हैं, तो इस चर्च में अनेक प्रकार की झांकियाँ तैयार की जाती हैं, और इसे देखने के लिए, यह जुलूस देखने के लिए देश से नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इसका मज़ा लुटते हैं। तो इस तरह से गोवा यह शहर सिर्फ एक ही नहीं, अनेक विशेषताओं के कारण विशेष समझा जाता है। अब देखिए, आ जाते हैं हम बेनालियम बीच पर। यह है बेनालियम बीच, बड़ा ही सुंदर है। एक तरफ पहाड़ी है जो कि हरी भरी है, सामने समंदर फैला हुआ है, और सफ़ेद रेतीला तट यहाँ पर दिखाई देता है। काफ़ी स्वच्छ है, काफ़ी साफ सुथरा है, और ऐसे स्थान को देखने के बाद हर कोई व्यक्ति मन में मचल जाएगा, आनंद प्राप्त करने के लिए प्रकृति की गोद में ज़रूर जाएगा। और इसीलिए हम यहाँ पर बेनालियम बीच पर आ गए हैं। अब देखते हैं आगे। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि दिन भर हम यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं, अनेक प्रकार के बीच देखते हैं, म्यूज़ियम देखते हैं, अनेक प्रकार के चर्च देखते हैं, लेकिन ये सब दिन भर भागदौड़ करने के बाद जैसे ही शाम होती है तो शाम में आराम, अपनी दिन भर की थकान अगर मिटानी है तो शाम के वक्त इस बेनालियम बीच पर ज़रूर जाओ, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हवा के झोंके और गर्मी के बाद जो शरीर हमारा काफ़ी थक गया है, यह थकान मिटाने के लिए शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो हवा बहती है वह ठंडी हवा के झोंके आते हैं, सामने विशाल समंदर फैला हुआ है, और ऐसे तट पर हम आराम से बैठे हुए हैं। घर की कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं, और अपने परिवार के साथ पूरा दिन घूमने के बाद आराम करने के लिए, बातें करने के लिए, अपने परिवार से बतियाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूर आकर रहना चाहिए। ये बेनालियम बीच की विशेषता है। तो यहाँ पर होटल उनका बस 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा,
वो जल्दी जल्दी आ रहे थे, मन में एक प्रकार की जिज्ञासा थी कि बेनालियम बीच को देखना है, अरब सागर को देखना है, मन में काफ़ी उत्साह था, दूरी जल्दी से तय करने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन मन में इतनी बड़ी आस लगी हुई थी इस अरब सागर को देखने के लिए, वो पार ही नहीं होती थी, और वह जो दूरी जो थी वह दूरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आगे, तभी अचानक लहरों की आवाज सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठाकर भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। अब देखिए, जैसे ही वो समंदर के किनारे आ गए, बेनालियम बीच के पास आ गए, तब उनको समंदर के लहरों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ कैसी थी? रणभेदी थी। और ऐसी आवाज़ सुनने के बाद सभी दौड़ पड़े उस बीच को देखने के लिए। सड़क जो थी, पक्की सड़क, वो काफ़ी पीछे छूट गई थी, और समंदर के किनारे जो रेती थी, इस रेती पर तेज दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वो भाग रहे थे, क्योंकि समंदर को देखना था, अरब सागर को देखना था। और जैसे ही उन्होंने सामने देखा कि खूबसूरत समंदर, देखते ही लेखक तो उससे जाकर लिपट गया, क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना उनके मन में थी। सभी को यह समंदर अच्छा लगता है, सभी अपने अपने कार्य में मशगूल हो गए। कोई बीच में समंदर के अंदर चला गया, तो बच्चे जो थे, बच्चों को रेत में खेलना बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और इस तरह से ये बच्चे क्या करने लगे, रेत में यानी समंदर के किनारे रेत का अपना घर बनाने लगे। लेकिन जैसे ही उनका घर बनता तो समंदर की लहर आती और उसे मिटा देती। बच्चे क्या करते, नाराज़ नहीं होते, फिर से नया घर बनाने के लिए वो काम में जुट जाते, और यह पूरा होने के बाद दूसरी लहर आती थी और उसे फिर से मिटा देती थी। और इस तरह से इन बच्चों को इस काम में, इस खेल में बड़ी रुचि मिलती थी। लहर आने से पहले घर को बनाना है, और लहर आकर उसे तोड़ देती थी। लेकिन फिर भी बच्चे नहीं माने, वो बार बार बनाने का काम करते रहे, और प्रकृति यानी समंदर की लहरें इस काम को मिटाते रहे। यह घटना देखने के बाद लेखक का मन जो होता है, उसमें विचार करने लगते हैं वो कि मन में आशावाद होना चाहिए। अगर जीवन के प्रति आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, वह संभव हो सकता है। ये बात उन्होंने बच्चों के इस कार्य को देखते हुए उनके मन में आ गई, क्योंकि बच्चे घर गिरने के बाद चुप नहीं बैठते थे या नाराज नहीं होते थे, बल्कि नया दूसरा घर बनाने के लिए तैयार रहते, और बाद में प्रकृति उसे तोड़ देती थी। तो इस तरह से अनेक प्रकार के विचार, नियति के बारे में विचार, जीवन का सत्य कौन सा है, ये सारी बातें इस प्रकृति के द्वारा लेखक को प्राप्त होती हैं, और अलग अलग प्रकार के विचार वो करने लगते हैं। आगे देखिए, अब बेनालियम बीच ही, लेकिन एक दूसरे कोने से ली हुई यह तस्वीर देखिए, कितना बड़ा बीच है, और वह भी साफ सुथरा बीच है, सुंदर है। और ऐसे बीच पर लेखक अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आए हुए थे। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। आपने अक्सर ऐसा चित्र देखा होगा
कि ये जो समुद्र का किनारा है यहाँ पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई देते हैं। दरअसल ये जो पक्षी हैं, ये पक्षी हवा में उड़ते हैं, उनकी एक प्रकार की आवाज़ होती है और जैसे ही लहर आती है तो लहर के साथ ये पक्षी भी बाहर आते हैं किनारे पर, क्योंकि इस बड़ी लहर के साथ जो मछलियाँ बहकर बाहर आएगी उन्हें खाने के लिए, चट करने के लिए, उनका शिकार करने के लिए वो किनारे पर ही मंडराते रहते हैं। और जब समुद्र के किनारे इतनी तेज़ हवा होती है, एक ही दिशा में एक ही स्थान पर अपने पंखों के साथ वहाँ पर कायम रहना है, तो वो काफ़ी थक जाते हैं। और ऐसे पक्षी जब सुस्ताने के लिए यानी आराम करने के लिए किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, तो यह भी दृश्य हमें समुद्र के किनारे दिखाई देता है कि अनेक प्रकार के पक्षी समुद्र के किनारे आकर बैठे हुए हैं। और तभी क्या होता है, देखिए, यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। इस समंदर के अनेक चित्र हम देखते रहते हैं। यह प्रकृति ऐसे सुंदर सुंदर चित्र भी प्रकट करती है, वैसे वह भयानक चित्र भी प्रकट करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस किनारे पर बैठे हुए कुत्ते क्या करते हैं, हमेशा ताक में रहते हैं कि कोई पक्षी बैठे हुए हैं तो उन पर झपट कर किसी पक्षी का शिकार करना। लेकिन ये जो कुत्ते होते हैं, जैसे ही दूर से वो भागते हुए आते नजर आते हैं, तभी यह पक्षी क्या करते हैं, आवाज़ करते हुए आकाश में उड़ जाते हैं और कुत्तों को सफलता बहुत ही कम मिल जाती है। और यह जो पक्षियों का बैठना हो या फिर कुत्तों का दौड़ना हो, पक्षियों का टी टी कर उड़ जाना हो, यह सैलानियों को, पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और ये उनका मनोरंजन भी करता है। जैसे दिन भर काम करने के बाद हमें आराम की आवश्यकता होती है, वैसे सूर्य भी, जब सूर्य देवता ने विदा ली हमसे, तब चंद्रमा आसमान में दिखाई दिया और इस चंद्रमा की चांदनी में इस समुंदर का नया ही चेहरा लेखक के सामने आ गया। जो समुंदर इतना सुंदर लगता था, इतना शांत लगता था, इतना आकर्षण उसके मन में था, लेकिन अब जैसे ही वह रात हुई तो रात के समय यह समुद्र और भी गहरे रंग का हो गया और भयानक दिखने लगा। तो इस तरह से देखिए, बेनालियम बीच पर जाने के बाद लेखक ने बहुत ही मजाक किया, हंसी मजाक किया। अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पर आए थे और परिवार का मनोरंजन भी करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए। इसके अलावा उन्होंने बता दिया है कि गोवा सिर्फ समुद्र तट से भरा हुआ या फिर उनकी जीवन शैली, सांस्कृतिक जीवन शैली, इसके बारे में हमें आकर्षित करता है। ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण गोवा यह एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल बन गया है। अब इसके बारे में और जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं। यह गोवा जैसा मैंने देखा, इस पार्ट का पहला हिस्सा हमने देखा है। अभी दोबारा हम मिलते हैं दूसरे हिस्से में। तब तक धन्यवाद। देखते रहिए लोक भारती हिंदी।